सबसे पहले मंसूर जाफर, आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे ये एग्जैक्टली हुआ क्या है और क्या इसमें कुछ कैजुअल्टीज हैं, कोई हमास की क़यादत का जानी नुकसान भी हुआ है, और फिर अमेरिका का इसमें क्या किरदार नजर आ रहा है आपको? जी बहुत शुक्रिया जी। जहां तक तो इसमें कैजुअलिटी फिगर का ताल्लुक है कि जो इस वक्त तक जो कंफर्मेशन हमास के जो तर्जुमान हैं सुहेल अल हिंदी, उनकी तरफ से ये बताया गया है कि इसमें इस हमले में जो खलील अल हया जो मुज़ाकराती वफद के सरबराह थे, उनके बेटे हमाम अल हया वो शहीद हुए हैं और उनके दफ्तर के जो इंचार्ज हैं, उसके अलावा कुछ दीगर जो उनका स्टाफ था वो भी इस हमले में काम आया है। जहाँ तक जो टॉप रैंकिंग लीडरशिप का ताल्लुक है वो इस हमले में महफूज रही है। खुद खलील अल हया साहब भी और खालिद मशहद साहब, मूसा अबू मरजूक साहब और दीगर रहनुमा जो वहाँ मौजूद थे वो इस हमले में महफूज रहे हैं। और ये इस वक्त तक के वहाँ की कैजुअलिटी सूरत हाल है। और जहाँ तक इस हमले के बाद की जो सूरत हाल का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो रद्द-ए-अमल अब आ रहा है, खासतौर पर अरब कैपिटल, बिलखुसूस सऊदी अरब का जिक्र करना चाहूँगा कि वली अहद ने जो बाशगाफ अल्फाज में कहा है कि हम अपने तमाम लॉजिस्टिक, तमाम जो चीज़ें हैं वो कतर के डिस्पोजल पे रखते हैं। कतर जिस अंदाज से इस इशू को रिस्पॉन्ड करना चाहेगा, सऊदी अरब जो है वो दामे दरहमे सोहने कदमे कतर के साथ होगा। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और ख़ासतौर पे माजी में अगर आप देखें जो कतर को थोड़ा सा आइसोलेट करने के हवाले से जीसीसी कंट्रीज का एक अलायंस हुआ था, उसके बाद से जो अप्रोचमेंट हुई है, तो उसके बाद और बिलखुसूस जब ईरान की तरफ से अटैक किया गया था तो उस वक्त भी जो शो ऑफ सॉलिडारिटी था वो भी तकरीबन इसी लेवल का था। लेकिन अब मैं समझता हूँ जो स्टेटमेंट आई है वो बड़ी अहम है और इसको देखते हुए एक तवक्को की जा रही है कि इस वक्त कम अज कम वो रीजनल ममालिक के जिनके इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात हैं, कम अज कम उन्हें मुंजमद करने के हवाले से जो ऐलानात है उसके बारे में क्या साराइयाँ भी हैं और तवक्को भी जाहिर की जा रही है। क्योंकि इस वक्त जो एक रद्द-ए-अमल जनरेट हुआ है, खासतौर पे कतर जैसा मुल्क के जो एक पूरे पीस प्रोसेस को स्पीयर हेड कर रहा था, और खासतौर पे जो डिप्लोमेटिक निगोशिएशन, चाहे वो अमेरिकन की अफगान के साथ हो, तालिबान के साथ हो या अदरवाइज, उसमें हमेशा से एक लीडिंग रोल उसका रहा है। ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर वो पिछले 2.5 बरस से जिस तरह अग्रेसिवली इन्वॉल्व था, और कतर को यकीन इस बारे में बहुत सारी धमकियां भी मिलती रही हैं, और खुद हमास की क़यादत को भी हिट करने के लिए वाशिदाफ ऐलानात जो है वो इसराइल की तरफ से वक्तन फवक्तन देखने को आते रहे हैं। मगर मंसूर, सवाल मेरा ये है कि अमेरिका का इसमें क्या किरदार है? सदर ट्रंप एक दिन पहले खबरदार करते हैं, हमास को संगीन नताइज की धमकी देते हैं, और उससे अगले ही रोज कतर में हमास की क़यादत पे, मुज़ाकराती टीम पे हमला कर दिया जाता है। ये तो बज़ाहिर एक पागलपना है, और ये इसराइल तो बज़ाहिर एक बिगड़ा हुए बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। इंतहाई गैर जिम्मेदाराना ये कार्रवाई है, और ईरान पे भी हमले में पहल की जाती है, कतर पे भी हमला कर दिया जाता है, और कतर वो मुल्क है जिस पे ईरान ने भी हमला किया था, और कतर में अमरीकी अड्डे भी मौजूद हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा अमरीका क्या पोजीशन अख्तियार कर रहा है इस सारे वाक़े के ऊपर। देखिए जी, जहाँ तक अमरीकी मौक़िफ़ का ताल्लुक है तो वो तो आपको इस वक्त जो इसराइल की टीवी स्क्रीन है वहाँ से वाज़े हो रहा है कि उनके वज़रा बिल्कुल दो-टोक अंदाज में ये बात उसका अदा कर रहे हैं बार बार कि हमने अमरीका को न सिर्फ इसकी पेशगी इतला दी है, बल्कि अमरीका ने हमें तमाम जो लॉजिस्टिक जो इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड थी उस इजलास या उनकी वेयर अबाउट्स के बारे में वो भी फराहम की हैं। तो इसराइल और अमरीका का न सिर्फ यहाँ पे इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक होमवर्क भी दिखाई देता है। और शायद आने वाले दिनों में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी वजारत दफा को वजारत जंग का रीटाइटल किया है या रीनेम किया है, उसके बाद खुद ही एक ना एक दिन किसी मीडिया लीक के जरिए इस हमले की तफसीलात जो है, ये जो निगोशिएशन उनके बैकएंड पे हुई हैं, वो भी आपके सामने आ सकती हैं। तो अमेरिका की आशीर्वाद, उसकी सपोर्ट और उसकी कनाइमेंस के बगैर इसराइल कम से कम कतर पर इस नौयत का हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि कतर का पोटेंशियल भी अच्छी तरह मालूम है इसराइल को, और उसके साथ साथ अमेरिका को भी मालूम है, क्योंकि उनकी इस वक्त जो खित्ते में सबसे बड़ा जो स्ट्रेटेजिक असासा है वो अल उदैद एयर बेस, जो उनकी जो सेंटकॉम का मशरक़ वस्ता में हेडक्वार्टर है वो भी वहीं पे है, और वो इंतहाई एक्सपोज पोजीशन में है इस वक्त।
अगर माजी में आप कह सकते हैं कि ईरान के साथ कोई फिक्स मैच हुआ था, तो लेकिन मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इस पर शायद इस नौयत के पेशगी इतला या फिक्स मैच के अलग रकम भी आपको कोई एडवेंचरिज्म जो है वो देखने को मिल सकता है। चलें ठीक है। जावेद राना साहब, बड़ी हैरानी की बात है, कतर एक ऐसा मुल्क है, चाहे अफगानिस्तान के अमन मुज़ाकरात हों और अभी मशरिक़ वस्ता के हवाले से, और कतर ने मेज़बानी की है ऐसे तमाम अमन की कोशिशों की, और कतर जो है इसका खमियाजा भी भुगत रहा है। अब एक तरफ तो ईरान ने उस पर हमला किया, क्योंकि बज़ाहिर कतर से ही अमेरिका की तरफ से ईरान पे भी हमले प्लान किए गए थे। दूसरी तरफ अब इसराइल ने भी कतर पे हमला कर दिया है, तो और कतर जो है वो मेज़बानी कर रहा है, अमेरिका के फ़ौजी अड्डे भी वहाँ पे मौजूद हैं, और मंसूर कह रहे हैं कि अमेरिका ने इंटेलिजेंस और खुफिया मालूमात दी हमास की क़यादत के बारे में उस मुल्क के अंदर जहाँ पे वो खुद अपने अड्डों में बैठा है। तो कतर की हुकूमत की क्या साख रह गई है, क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है इस सारे वाक़े में, और उसका क्या रद्द अमल हो सकता है, क्या चॉइस है, क्या ऑप्शन है कतर जैसी हुकूमत के लिए? देखें, कतर ने काफ़ी हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट दी हैं कि ये इंटॉलरेबल है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है कि वो बर्दाश्त उनको करना पड़ेगा। अच्छा। वजह यह है कि कतर, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने 1.3 ट्रिलियन डॉलर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को दिया, उसके लिए जहाज खरीद के दिया एज ए गिफ्ट, और फिर सऊदी अरेबिया ने भी 1.34 ट्रिलियन दिया। एंड देन आप अंदाजा कर लें, इसके बावजूद कतर के ऊपर हमला कर दिया गया। बात यह है कि जब आपका अपना डिफेंस नहीं है, जब आपका अपना दफा जो है वो आपने किराए पे दे दिया हुआ है, तो फिर यही होगा। और ये कोई मेरे लिए इतनी कोई बड़ा अनएक्सपेक्टेड इवेंट नहीं है। उसकी वजह यह है कि देखें, जो भी अजलास हो चुके हैं OIC के यके बाद दीगरे, ये जो कंडेमनेशन की स्टेटमेंट्स हैं, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। कुछ हार्ड प्रपोजल्स आई थी, और वो हार्ड प्रपोजल जो है ईरान की तरफ से आई थी, और वो तुर्की की तरफ से आई थी, और एक नॉर्थ अफ्रीका की कंट्री, मैं नाम भूल रहा हूं, उनकी तरफ से आई थी कि आप एक इन यूनिसन मिल के इसका ट्रेड ब्लॉक करें इसराइल का, और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर एक आध मुल्क अगर करता भी है तो उससे कोई ज्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो मेरा ख्याल यह है कि तुर्की ने अब अंडर प्रेशर कर दिया है ट्रेड ब्लॉक, लेकिन उसका कोई बड़ा इंपैक्ट अभी फॉर द टाइम बीइंग पड़ने वाला नहीं है। अब बात यह है कि इन सारे अरब, सॉरी जरा दोहरा दें जावेद राना साहब, आप बारी-बारी फिलहाल क्या एक्शन लिया है, या थोड़ा सा दोहरा देंगे जावेद राना, थोड़ा दोहरा दें कि इन तीन ममालिक ने क्या तजवीज़ की थी और अभी उस पर क्या एक्शन हुआ है? इन तीन ममालिक ने यह तजवीज़ दी थी कि इसराइल का ब्लॉकेज किया जाए, ट्रेड ब्लॉकेज किया जाए, तजारती सतह के ऊपर इसके ऊपर पाबंदियां लगाई जाए। अच्छा। देखें, जॉर्डन ने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, इजिप्ट ने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, और फिर उनकी सारी की सारी गैस की ट्रांसपोर्टेशन इजिप्ट, जॉर्डन, ये सारी की सारी उनके साथ यूएई है, बहरीन है, मराकश है, उनका बड़ा एक एक्सटेंसिव कॉपरेशन मौजूद है। तुर्की जो अजरबैजान से जो गैस अपना उनकी जो एनर्जी सोर्स है बहुत बड़ा, वो भी तुर्की के जरिए जो है वो जा रहा है इसराइल के अंदर, लेकिन तुर्की ने तो खैर ब्लॉक कर दिया, उसने ट्रेड सस्पेंड कर दी मुकम्मल तौर पे। लेकिन उस वक्त जो राय ये थी कि आप जब तक इसके लिए कोई कंक्रीट एक्शन नहीं लेंगे तो इसका फायदा कोई नहीं। आप देखें, मगर राना साहब ये बताएं कि आप क्या सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करेंगे ये अरब ममालिक जिन्होंने इसराइल से सफारती ताल्लुकात बनाए हुए? मेरा ख्याल है कि ये मुनक़ता नहीं करेंगे। अगर बहुत ज्यादा कहीं हो गया तो शायद हो सकता है मुअत्तल कर दें। मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं आपको दो चीजें बड़ी बताना चाह रहा हूं। देखें, इस वक्त अरब ममालिक में अरब हुक्मरान जो हैं उनका सबसे बड़ा मसला हमास है, उसके बाद इसराइल आता है। इसलिए उनका ख्याल है कि चूंकि ये अख़वानुल मुस्लिमीन है और अगर ये यहां से बच गए तो उसका खदशा उनको ये है कि जो खुफिया ब्रांचें हैं अख़वानुल मुस्लिमीन की अरब ममालिक में, ये यहाँ पे कोई अरब स्प्रिंग टाइप चीज हो सकती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इजराइल को उन्होंने इतना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतनी ज्यादा लेवरेज दी हुई थी।
आप देखें, मुझे समझ नहीं आती कि जॉर्डन ने अखवानुल मुस्लिमीन के ऊपर उस वक्त पाबंदी लगाई है कि जब वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं थी, वो तो पब्लिक वेलफेयर अपना काम कर रही थी। अच्छा, मैं अगेन नाम नहीं लेता, एक मुल्क है जिसकी जो शिप्स हैं वो बकायदा उसमें अमेरिका से असला लाया जाता है और वो इसराइल को सारे के सारा वो ट्रांसपोर्ट होता है। चलें, ठीक है, ये बात सही है। मंसूर साहब, क्या लगता है आपको सफारती ताल्लुकात रखने वाले ममालिक का क्या रिएक्शन हो सकता है, और ख़ासतौर पे अमेरिका में फिर जानना चाहूँगा आप किस किस्म का बयान देगा? देखिए जी, जहाँ तक तो अरब मुल्कों के इसराइल के साथ ताल्लुकात, उसमें मैं पर्टिकुलरली एग्जांपल देना चाहूँगा यूएई की। अगर आपने रिसेंटली उनकी स्टेटमेंट देखी हो कि जब खासतौर पे बहुत ज़्यादा शोर उठा था कि वेस्ट बैंक को इसराइल एनेक्स करने जा रहा है, और बड़ा एग्रेसिव कैंपेन उन्होंने लॉन्च की थी, खासतौर पे उनके जो दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले इंतहा पसंद गुजरा है उनकी तरफ से जो ऐलानात आ रहे थे और कनीसत में जो कानून साजी की जा रही थी, तो उस वक्त जो यूएई की तरफ से स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा था कि हमने इसी बिना पे अब्राहम माहदे को साइन किया था, इसी कमिटमेंट पर किया था कि वेस्ट बैंक की एनेक्सेशन जो है वो नहीं की जाएगी। तो लेकिन अगर आज वो रेड लाइन अबूर की जाएगी तो फिर हमारे लिए इसराइल के साथ ताल्लुकात जो है वो उस्तवार रखना मुश्किल हो जाएगा। ये उनकी रिसेंट स्टेटमेंट है। तो इससे आप थोड़ा सा एक मूड ऑफ द अरब वर्ल्ड जो है वो उसका अंदाजा लगा सकते हैं। और इस वक्त जो इस तरीके से अरब दुनिया इसराइल अपनी इस जंग के बाद उसके शहरी पूरी दुनिया के लिए जो है वो एक सिक्योरिटी लाइबिलिटी बन चुके हैं। उनके दफा, उनकी सिक्योरिटी इस वक्त कोई भी मुल्क जो है वो लेने के लिए तैयार नहीं है। उनकी एम्बेसियों के बाहर मुजाहरे हो रहे हैं। सो मच सो, अभी जब बात कर रहे थे राना साहब कि जॉर्डन ने जो फार्म पर पाबंदी लगाई, तो उसकी बुनियादी वजह यही थी कि उनके मुख्तलिफ स्लीपिंग सेल जो थे वो अरब दुनिया के मुख्तलिफ कैपिटल समेत यूरोप में मुख्तलिफ मिस्री सफारत खानों के, जॉर्डन के सफारत खानों के बाहर मुजाहरे कर रहे थे, जिससे बहुत ज्यादा सुस्ती का सामना करना पड़ रहा था दाखिली तौर पर उन मुल्कों।